जरा सोचिए, एक मुल्क जहां हर साल लोग बारिश के मौसम का इंतजार इसलिए नहीं करते कि फिजा ठंडी हो जाए, बल्कि इसलिए कि देखें इस दफा कितने घर डूबते हैं, कितने लोग बेघर होते हैं और कितनी लाशें गिनती में आती हैं। ये मुल्क पाकिस्तान है। और दोस्तों, सवाल ये है, अगर हमेशा बारिश के बाद यही हालात होते हैं तो फिर इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की हुकूमत और ये पूरा सिस्टम करता क्या है? क्यों हर साल एक ही कहानी दोबारा लिखी जाती है, बस कैरेक्टर्स थोड़े नए और विक्टिम्स और ज्यादा हो जाते हैं। मैं हूं मोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के 2025 के फ्लड क्राइसिस की। इसका असल सबब क्या था, हुकूमत और इदारों का रिस्पॉन्स कैसा रहा और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे हालात बार बार क्यों रिपीट होते हैं? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या फिर हमारी अपनी नाअहलियों और करप्शन का फल भी है? तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के इस एनालिसिस में सिस्टम की पोल खुलने वाली है और शायद आपको ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान के फ्लड असल में नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा एक मैन मेड डिजास्टर है। सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 के फ्लड्स इतने तबाहकुन क्यों साबित हुए। अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो मल्टीपल कॉजेज सामने आते हैं। पहला कॉज क्लाइमेट चेंज और मॉनसून पैटर्न। ये लाइन आप सुन सुनकर पक गए होंगे, लेकिन ये बात सच भी है, क्योंकि मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कब बारिश होगी, कितनी होगी, ये गैस करना मुश्किल है। अचानक बहुत ज्यादा बारिश होती है जो रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम को ओवरवेल्म कर देती है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया भर की कंट्रीज को भी क्लाइमेट चेंज का सामना है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना सब बारिश से गुजरते हैं, मगर वहां फ्लड्स का स्केल और डेवास्टेशन पाकिस्तान जितना क्यों नहीं होता? सिंपल जवाब, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग होती है। हमारे यहाँ सिस्टम बस अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है। हर साल एक ही एक्सक्यूज, क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारी कोई गलती नहीं। भाई, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी जिम्मेदारी ही खत्म हो गई। दूसरा कॉज ग्लोव्स, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। नॉर्दर्न पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं जो कभी भी फटकर फ्लैश फ्लड्स ले आती हैं। 26 जून 2025 को एनडीएमए ने एक वार्निंग भी दी थी, मगर सवाल यह है कि उन वार्निंग का फायदा किसको पहुंचा? ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं वार्निंग हमारे गांव तक पहुंची ही नहीं। तीसरा कॉज अर्बन फ्लडिंग और रैपिड अर्बनाइजेशन। कराची, लाहौर, रावलपिंडी सब अर्बन सेंटर्स में बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम या तो है ही नहीं या फिर क्लॉग्ड है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 2 घंटे की बारिश से शहरों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि अर्बन फ्लडिंग का सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ड्रेन साफ करना और इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है। मगर हमारे सिस्टम को ड्रेन सिर्फ इलेक्शन के टाइम या मीडिया प्रेशर पे याद आती है। बाकी साल के 11 महीने तो नाले की सफाई के फंड्स भी हवा में उड़ जाते हैं। चौथा कॉज डिफॉरेस्टेशन और इलीगल लैंड यूज। जंगलात कट गए, मतलब नेचुरल बैरियर्स खत्म हो गए। फ्लड वाटर को कोई रोकने वाला नहीं, और जो रिवर बैंक्स पे इंक्रोचमेंट्स हुई हैं वो तो सोने पे सुहागा बन गई हैं। और ये असल मसला है, हमारी हुकूमत और लोकल माफियाज ने रिवर्स और फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन अलाउ की हुई है। जब तक इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाई नहीं जाती तब तक फ्लड कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कौन हटाए, जब खुद सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग इस इलीगल कंस्ट्रक्शन से फायदा उठा रहे हो। अब बात करते हैं लॉसेस की। अब तक कम से कम 700 से ज्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं। 2900 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं और 29,000 से ज्यादा लोग इमरजेंसी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। और इकोनॉमिक लॉस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एस्टिमेट किया जा रहा है। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो अपने बच्चों को पानी के दरिया में खो बैठे, या फिर किसी की 2 दिन बाद शादी थी और उसके 24 रिलेटिव्स अपनी जान गंवा चुके। और मजे की बात यह है कि ये हर साल होता है। 2022 के फ्लड्स में भी जीडीपी गिर गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया था। 2025 में दोबारा वही हालात है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम हर बार सिर्फ काउंटिंग करने के लिए बना है? मतलब लाशें गिनने के लिए हमारी एजेंसीज हैं, लेकिन उन लाशों को बचाने के लिए कोई नहीं। एनडीएमए, पीडीएमए और प्रोविंशियल अथॉरिटीज ने रिलीफ एफर्ट्स भी किए, रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए, इमरजेंसी कैंप्स बनाए गए, इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी की गई। मगर अवाम का इल्ज़ाम यह है कि वार्निंग्स लेट आई,
इवैक्यूएशन डिले था और रिलीफ कम था। और सच पूछो तो आवाम का इल्जाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता और दूर दराज और पहाड़ी एरिया तक टाइमली अलर्ट पहुंचाना अभी तक मुमकिन नहीं बना। और फिर शुरू होता है ब्लेम गेम। एनडीएमए पीडीएमए को कसूरवार ठहराता है। पीडीएमए कहती है फेडरल ने फंड नहीं दिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओपोजिशन को ब्लेम करती है। मतलब एक ऐसी मशगूलियत चलती है जिसमें सिर्फ माइक और कैमरे पे बयानात दिए जाते हैं और आवाम अपने घरों को डूबता देखकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन करने लगते हैं। अब बात करते हैं कराची और सिंध के लीडर्स की, जहां फ्लडिंग सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है। मुर्तजा वहाब, द मेयर ऑफ कराची, उनका कहना था कि बारिश और फ्लड क्लाइमेट चेंज की वजह से है और कराची का ड्रेनेज सिस्टम 40 मिलीमीटर रेन के लिए बना है, लेकिन बारिश उससे ज्यादा होती है। मतलब सीधा सिंपल कहना था कि सिस्टम लिमिटेड है, इससे ज्यादा हम क्या करें। अब सवाल यह है, अगर ड्रेनेज की कैपेसिटी कम है तो अपग्रेड किसने करनी है, स्पेसएक्स या नासा ने? नहीं भाई, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है। और जब वही काम नहीं करेंगे तो आवाम को किससे उम्मीद होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार ने रेजिग्नेशन भी डिमांड करी। सोशल मीडिया पे भी वहां ट्रेंड हुए और आवाम का कहना था कि भाईजान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोड साफ नहीं होने वाले। अब सीएम सिंध मुराद अली शाह ने भी क्लाइमेट चेंज को ब्लेम किया। कहते हैं कि दुनिया भर में फ्लडिंग बढ़ रही है और सिंध गवर्नमेंट नाला क्लियर करने की कोशिश कर रही है, मगर आवाम का कहना है कि हर साल नाला सफाई सिर्फ कागजों पे होती है। मीडिया फुटेज आती है, एक्सकेवेटर्स दिख जाते हैं, फिर बारिश आती है और सब एक्सपोज हो जाता है। तो दोनों लीडर्स का असल नैरेटिव ये है कि फ्लड्स दुनिया भर में हो रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो प्लीज ब्लेम ना करें। आवाम का जवाब सिंपल है, अगर रिसोर्सेज कम है तो कम से कम जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल तो करो। जितने फंड्स बारिश के नाम पर रिलीज होते हैं, अगर वो वाकई ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते तो शायद आज हालात थोड़े बेहतर होते। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मई 2025 में प्रेडिक्शन दी थी कि रेनफॉल नॉर्मल से ज्यादा होगी, लेकिन सिस्टम के रिस्पॉन्स तो आपने देख ही लिए। प्रेडिक्शन थी, वार्निंग थी, मगर इम्प्लीमेंटेशन और प्रिपेयर्डनेस जीरो। आगे के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी होगी, डैम्स बनाने होंगे, ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन करनी होगी और अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव करने होंगे। ये सब सॉल्यूशंस कितने अरसे से सुन रहे हैं आप? हर साल वही लिस्ट, वही प्रोमिसेस, वही रिकमेंडेशंस, लेकिन असल हालात ये है कि हमारे रिजर्वायर्स कैपेसिटी सिर्फ 9% है एनुअल रिवर फ्लो की, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक की एवरेज 40% से ज्यादा है। मतलब हम अभी किंडरगार्टन लेवल पे खड़े हैं और दुनिया यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुकी है। और जब तक सिस्टम के अंदर करप्शन और प्लानिंग का फंदा नहीं खत्म होता, ये सब सिर्फ प्रेजेंटेशन और डोनर कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड रहेंगे, रियल ग्राउंड पे कुछ नहीं बदलेगा। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, जब आवाम खुद रोड पे निकलकर काम करती है तो सिस्टम उन्हें देखता रहता है जैसे कोई मूवी चल रही हो। मतलब जहां स्टेट को लीड लेना चाहिए था, वहां आवाम खुद अपना बर्डन उठा लेती है और फिर स्टेट कहती है देखा आवाम कितनी रेजिलिएंट है। भाई रेजिलियंस की तारीफ छोड़ो, पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ प्लीज। तो दोस्तों 2025 के फ्लड्स एक और वेकअप कॉल है, मगर सवाल ये है कि सिस्टम कब जागेगा। हर साल हम यही सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है और रिसोर्सेज कम है, लेकिन असल प्रॉब्लम गवर्नेंस और प्लानिंग की कमी है। पाकिस्तान के फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा एक सिस्टम में डिजास्टर है। जब तक करप्शन, नाअहली और ब्लेम गेम खत्म नहीं होता, तब तक बारिश का हर कतरा इस मुल्क के लिए तबाही बनकर गिरता रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिस्टम सुधर जाएगा, तो शायद आप अभी भी सैलाब की लहर के नीचे खड़े होकर रेस्क्यू बोट का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान फ्लड्स का सबसे बड़ा सबब क्लाइमेट चेंज है या गवर्नेंस फेलियर? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गौर व फिक्र करते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में।